तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चैनल पे चल रही इंसिडियस सीरीज के चैप्टर 4 यानी कि इंसिडियस द लास्ट की को। इस मूवी के राइटर है फिर से ली वेनल और डायरेक्टर है एडम रेबिडल, जिन्हें आप जानते हो 2000 में आई एक्स-मैन और द टेकिंग ऑफ डेबरा लोगान के थ्रू। इसमें स्टोरी इंसिडियस के चैप्टर 3 के बाद की कंटिन्यू होगी, जिसमें हम एलिस की बैक स्टोरी को जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1953 में, जहां एलिस 5 कीज नाम के टाउन में एक जेल के घर में रहती है, क्योंकि उसका बाप वहां का जेलर है जिसका नाम है जेरल्ड। एलिस अपनी फैमिली के साथ रहती है, जिसमें है उसकी माँ ऑड्री और उसका छोटा भाई क्रिश्चियन। और रही बात एलिस के पावर्स की, तो आत्माओं से बात करने की पावर्स उसके पास बचपन से ही थी। अब जैसा कि उसका बाप जेलर था, तो उसके जेल में जितने भी लोगों को सजा सुनाई जाती थी उनके बारे में एलिस को सब कुछ पता लग जाता था कि उसका नाम क्या है, उसको कौन सी सजा सुनाई गई है और उसने कौन से पाप किए हैं। लेकिन जब भी एलिस कुछ ऐसी बातें करती थी तो उसके डैड काफी गुस्सा होते थे, क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भी आत्माओं के बारे में बातें करे। उसके डैड को गुस्सा आ रहा है, लेकिन तभी उनकी माँ उनको सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में भेज देती है। कमरे में जाते ही उनकी माँ को चारों तरफ खिलौने पड़े मिलते हैं, जिस बात पे एलिस बोलती है कि ये सब उसने नहीं करा, बल्कि ये सब एक लड़के ने किया है जो कि आज से कई साल पहले यहाँ पे रहता था, जो कि अब एक आत्मा बन चुका है। उसकी माँ उसको समझाती है कि उसके पास स्पेशल पावर्स है, लेकिन कुछ लोग उसकी पावर से डरते हैं और उसके डैड भी उन्हीं लोगों में से एक है, इसलिए वो अपनी पावर्स के बारे में किसी और से डिस्कस ना करे। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए जाते हैं और क्रिश्चियन को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए ऑड्री क्रिश्चियन को एक विसल देती है ताकि उसको जब भी डर लगे तो वो उसको बजाकर अपनी माँ को अपने पास बुला सकता है। फिर ऑड्री उनको सुला के वापस चली जाती है, लेकिन एलिस क्रिश्चियन से बातें करने लगती है। फिर जल्दी उसको पता लग जाता है कि वो क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि वो वही बच्चा है। क्रिश्चियन भी उस बच्चे की आवाज को सुन लेता है, इसलिए वो डर कर अपने बेड पे चला जाता है और उस विसल को ढूंढने लगता है, लेकिन वो विसल उसको मिलती नहीं है, क्योंकि वो विसल उसी बच्चे के पास थी। क्रिश्चियन की आवाज सुन के जेरल्ड भी ऊपर आता है और एलिस से पूछता है कि क्या तुमने फिर से भूत देखा, और एलिस के हाँ बोलते ही वो उसको मारने लगता है और साथ ही में वो उसको बेसमेंट में भी बंद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस को उसी बेसमेंट में एक डोर मिलता है, जिसके अंदर से एक बच्चे की आवाज आ रही थी, जो कि एलिस को वो डोर वहाँ टंगी हुई चाबी की मदद से खोलने के लिए बोल रहा था, और वो उसको कहता है कि ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। वहीं पे हम एक मास्क को भी दे पाते हैं, जिसको एलिस आगे चल के यूज करने वाली है डॉल्टन के केस में। बस फर्क कितना है कि ये मास्क उससे थोड़ा छोटा है। खैर, अब एलिस ने उस डोर को खोल दिया था, जिसमें से एक डीमन का हाथ बाहर आता है। वो चाबी भी अब नीचे करके एक उंगली में बदल गई और उस डीमन की उंगलियों में अलग अलग कीज लगी हुई थी, और 5वीं एलिस की मदद से हो गई पूरी। तभी पीछे से ऑड्री भी आ जाती है, जहाँ वो देती है कि एलिस काइंड ऑफ पोजेस हो चुकी है, और फिर वो डीमन भी ऑड्री को लटका के मार डालता है। पीछे से उसका बाप भी वहाँ आ जाता है, जो कि ऑड्री को देख के शॉक हो जाता है और उसकी मौत का जिम्मेदार एलिस को मानता है, और यही सारी चीजें एलिस को नाइटमेयर जैसे दिखती हैं। खैर, अब स्टोरी आ जाती है 2010 में, यानी कि उसी साल में जब इंसिडियस के चैप्टर 1 के इवेंट्स हुए थे। अब एलिस उस बुरे सपने की वजह से जाग जाती है और अपनी डायरी को निकालती है, जिसमें उसने उसी डीमन का स्केच बना रखा है, और उसी डायरी में हम क्वीन बनने का नाम भी दे पाते हैं। उसको आज भी उस डीमन के सपने आते हैं, और ये बात वो अपने डॉग वॉरन को बताती है। एलिस अब अपनी टीम के साथ काम करती है, जो कि है स्पेक्स और टकर, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा ही था। यहाँ हम उसी पेंटिंग को भी देख पाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 की वीडियो में बताया था। इसलिए अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लो, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी, और लिंक मैं नीचे दे दूंगा। खैर, इसके बाद एलिस को अब एक टेड गार्जा नाम के आदमी का फोन आता है, जो कि एलिस से मदद मांगता है, क्योंकि उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। लेकिन एलिस उसको मना कर देती है, क्योंकि वो आदमी रहता है एलिस के ही बचपन वाले घर में। लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद एलिस उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, और वो ये बात स्पेक्स और टकर को जाकर बताती है। साथ ही में उनको ये भी बोलती है कि वो उस घर में रहती थी और उस घर से उसकी काफी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, और वो जानती है कि उस घर में कौन सी आत्माएं रहती हैं, इसलिए वो उस आदमी की मदद करने के लिए अकेले जाएगी। लेकिन अगले दिन वो दोनों एक बड़ा सा ट्रक लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एलिस को अकेले जाने देना नहीं
नहीं चाहते। फिर वो लोग उसी घर में जाके टेड से मिलते हैं, जहाँ एलिस को उस घर के अंदर जाते ही अपने बचपन की सारी चीजें याद आ रही थी। इसके बाद टेड उनको उसी कमरे में ले जाता है जहाँ सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जिसको उसने बहुत सारी बाइबल की मदद से बंद किया हुआ था। और ये वही रूम है जिसमें एलिस और उसका भाई रहते थे। सारा सामान सेटअप करके एलिस उसी कमरे में चली जाती है और उसको वहाँ पे अपनी भाई की खोई हुई विसल भी मिल जाती है, जिसको वो अपने गले में पहन लेती है। लेकिन तभी उसको पीछे से किसी की परछाई फील होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ वो अपने डैड की टंगी हुई ड्रेस को देख पाती है, जिसमें कुछ चाबियां भी लटकी हुई थी। परछाई को फॉलो करते हुए वो नीचे बेसमेंट तक जाती है, जहाँ हम आत्माओं के पैरों को देख पाते हैं, जो कि एलिस तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन कैमरा के थ्रू स्पेक्स और टकर उनको देख पा रहे थे। वो आत्मा एलिस के गले से उस विसल को खींच के ले जाती है और जाती वक्त उसको बोलती है कि उस लड़की की मदद करो। अब वो लड़की कौन है वो तो हमें आगे पता लग ही जाएगा। एलिस सबको बताती है कि उसने उस औरत को अपने बचपन में भी एक बार देखा था, और तभी उसका बाप भी वहाँ पे पहुंच गया था, जिसको वो औरत नहीं दिखी थी, इसलिए वो फिर से एलिस को मारने वाला था। लेकिन इस बार एलिस अपने घर से भाग जाती है, अपने छोटे भाई क्रिश्चियन को अपने जानवर जैसे बाव के पास अकेला छोड़ के, और उसके भाई के काफी मना करने पर भी वो नहीं रुकी। खैर इसके बाद एलिस अब उन दोनों को इस जगह पे लेके जाती है जहाँ सब लोग खाना खा सकते हैं, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है मेलिसा और इमोजन नाम की दो लड़कियों से, और ये दोनों क्रिश्चियन की ही बेटियां हैं और एलिस इनकी आंट है। हालांकि उन दोनों को ये बात पता नहीं थी कि उनकी कोई आंट भी है, और एलिस को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये क्रिश्चियन की ही बेटियां हैं। वो तो बस उनसे बात करने के लिए चली गई थी, क्योंकि उन दोनों लड़कियों को देख के एलिस को अपना बचपन याद आ रहा था। तभी वहाँ पे क्रिश्चियन भी आ जाता है, जो कि एलिस को देख के पहचान तो जाता है, लेकिन उसको देख के खुश बिल्कुल नहीं होता और गुस्सा होके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये दोनों बहनें ये बात जान के खुश थी कि इनकी कोई आंट भी है। एलिस उनको उसी विसल वाली फोटो देती है और उनको कहती है कि ये फोटो अपने डैड को जाके दिखाना। स्पेक्स और टकर भी इन दोनों से फ्लर्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। उसी रात एलिस टकर के साथ मिलके काम पे लग जाती है और उसको ये पता करना था कि कल रात उसको जो आत्मा मिली थी वो किस लड़की को बचाने की बात कर रही थी। यही बात वो उस आत्मा से पूछती है तो वो आत्मा उसको विसल बजा के रास्ता दिखाती है और उनको बेसमेंट तक ले जाती है, जहाँ उनको एक खुफिया दरवाजा मिलता है जो कि बाहर से लॉक्ड था। तभी एलिस अपने डैड की ड्रेस से उस चाबी के गुच्छे को लेके आती है, जिसकी मदद से वो उस डोर को खोल पाती है। अंदर जाते ही उनको वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है, जिसको वो दोनों एक आत्मा समझते हैं, लेकिन पास जाने पे उसको पता लगता है कि वो कोई आत्मा नहीं है बल्कि एक इंसान है जिसको टेड नहीं बांध के रखा हुआ है। वो उस लड़की को फ्री करने लगते हैं कि तभी पीछे से टेड भी एक गन लेके वहाँ पे आ जाता है। उनकी बातें सुनकर स्पेक्स भी घर में आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर टेड ने एलिस और टकर को उसी रूम में बंद कर दिया और वो ऊपर गया स्पेक्स को मारने के लिए, लेकिन स्पेक्स ने उसी को चकमा दे दिया और उसको जान से मार डाला। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आती है, जो कि बताती है कि इस लड़की का नाम मारिया है, जो कि 4 महीने से लापता थी। स्पेक्स को भी काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने किसी की जान ले ली थी। जिस बात पे एलिस उसको समझाती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से शैतान हैं, जिसमें से तुमने एक को मार डाला, तो इसमें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ क्रिश्चियन अपने पुराने वाले घर में जाता है उसी विसल को ढूंढने के लिए, और दूसरी तरफ हम एलिस को भी देख पाते हैं, जिसको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, जहाँ वो मेलिसा को देख पाती है, जो कि काफी बुरी हालत में थी, जिसको देख के वो समझ जाती है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ ऐसा होता भी है, क्योंकि मेलिसा पे अटैक कर दिया था उसी चाबी वाले डीमन ने, और इस डीमन को हम की फेस डीमन भी बोलते हैं। मेलिसा काफी चिल्ला रही थी, लेकिन उस डीमन ने मेलिसा के गले में चाबी डाल के घुमा दी, जिसकी वजह से उसकी आवाज बंद हो गई, और दूसरी चाबी डाली उसने उसके दिल में, जिसकी वजह से वो पहुंच गई द फर्दर की दुनिया में। एलिस और बाकी सब भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और इमोजन के पूछने पे एलिस उसको बताती है कि मेलिसा को वही डीमन दूसरी दुनिया में ले जा चुका है, और वो डीमन उसी की वजह से इस दुनिया में आया था, और अब वही उसको अकेले ठिकाने लगाएगी। इमोजन भी एलिस को बताती है कि उसके पास भी साइकिक पावर्स हैं और उसको भी आत्माएं देती हैं। इसके बाद वो सब लग जाते हैं काम पर। एलिस स्पेक्स और इमोजन को टेड की बाइबल ढूंढने के लिए ऊपर भेज देती है, और टकर को अपने साथ ले जाती है दूसरे काम करने के लिए। स्पेक्स की तो बातें बन गई समझो, लेकिन टकर की उम्मीदों पे सारा पानी फिर गया। इधर टकर को उस आत्मा के कपड़े मिल गए थे, जिसकी मदद से एलिस को सब कुछ पता लग जाता है कि टेड की तरह ही उसके बाप ने भी बाकी लड़कियों को लॉक किया था, और जिस दिन वो घर से भागी थी उस दिन वो कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक असली लड़की थी, जो कि उसके बाप से डर के वहाँ पे छिप गई थी। लेकिन उसके बाप ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वहाँ पे सच में कोई आत्मा थी, जो कि अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए वो एलिस को मारने वाला था। लेकिन उसी टाइम एलिस घर से भाग गई, और एलिस के जाने के बाद उसके बाप ने उस लड़की को वहीं पे जान से मार डाला। एलिस को काफी बुरा लग रहा था कि वो उसको बचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। और इतना ही नहीं, उस ड्रेस का धागा अंदर की तरफ खींच रहा था, क्योंकि अंदर एक सूटकेस था जिसके अंदर उसी लड़की का सामान था, और साथ ही में उसका
सर भी था और यही रीजन था कि वो लड़की यहाँ पे अभी तक फंसी हुई है। उस सूट को चेक करने के बाद एलिस को उसके आगे से कुछ आवाज आती है, जिसके पास जाते ही एलिस को वहाँ पे बहुत सारे सूट का भंडार मिलता है। यानी कि उसके बाप ने सिर्फ उस लड़की को नहीं बल्कि उसके अलावा कई और लड़कियों को भी वहाँ पे लॉक किया था और इन सब लड़कियों में एक चीज कॉमन थी कि ये सब लड़कियां नर्स थी। एलिस एक एक करके सभी सूटकेस को चेक कर रही थी कि तभी वो डीमन वहाँ पे आ जाता है, जो कि एलिस को द फर्दर की दुनिया में ले जाता है। वहाँ पे यंग एलिस भी मौजूद थी और ये तभी का सीन था जब एलिस बचपन में पोजेस हुई थी। और यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ इसलिए देख पाए क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे टाइम काम नहीं करता। यंग एलिस ओल्ड एलिस को बताती है कि वो सारी डोर्स वही डीमन खोलता है और वही डीमन डैड को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि आज तक उसके डैड ने जितने भी बुरे काम किए हैं वो सब काम उस डीमन के कहने पे किए हैं। ये की फेस डीमन लोगों के नफरत और डर पे फीड करता है, इसलिए वो इस घर के आदमियों से उन लड़कियों को कैद करवाता है ताकि वो उनके डर पे फीड कर पाए। अब जैसे ही यंग एलिस ओल्ड एलिस को ये सारी बातें बता रही थी तभी पीछे से वो डीमन आता है और ओल्ड एलिस को पकड़ के ले जाता है और छोटी एलिस वहाँ से भाग जाती है। अब ओल्ड एलिस भी उस दुनिया में फंस चुकी थी जिसको वापस लाने के लिए किसी और को उस दुनिया में जाना होगा और ऐसा सिर्फ इमोजिन ही कर सकती है क्योंकि उसके पास भी एलिस वाले पावर्स हैं। टकर उसको हिप्नोटाइज करता है जिसके बाद वो उसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसको वही लड़की रास्ता दिखाती है और साथ ही में देती है क्रिश्चियन वाली विसिल। वहां हम मेलिसा को भी देख पाते हैं और साथ ही में एलिस को भी और उसके डैड को भी, जो कि एक जेल में बंद थे। और इस जगह पे ऐसे कई सारे जेल थे जिनका कोई एंड पॉइंट का नामो निशान नहीं था। वो डीमन एलिस को एक स्टिक देता है जिसकी मदद से वो अपने बाप पे अपने बचपन का गुस्सा निकालती है उसी स्टिक से उसको मारकर। और एलिस के ऐसा करने से वो डीमन काफी खुश हो रहा था। तभी इमोजन वहाँ आ जाती है जो कि एलिस को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है ये डीमन लोगों के डर और नफरत पे फीड करता है और अभी एलिस के मन में अपने बाप के लिए नफरत भर भर के निकल रही है। एलिस खुद को रोकती है जिसकी वजह से वो डीमन इमोजन को उठा के ले जाता है। इसके बाद उस डीमन ने मेलिसा और इमोजन को अपने पेट जैसा बना लिया था और ऐसा ही कुछ हमने इंसिडियस 3 में भी देखा था। वो डीमन उस स्टिक से एलिस पे हमला करने वाला था लेकिन एलिस की डैड ने बीच में आकर उसको बचा लिया और जाते जाते साथ ही में उससे माफी भी मांग ली। वो डीमन एलिस के साथ भी मेलिसा जैसे गले में चाबी लगा दिया था और जैसे ही वो दिल पे चाबी लगा था इमोजन उसको वो विसल फेंक के दे रही है, कुछ ज्यादा ही जल्दी दे दिया। इसके बाद एलिस उस विसल को बजाती है जिसके बजाते ही ऑड्री की आत्मा वहाँ आ जाती है जो कि उस डीमन को एक बार में ही धक्के मार के वहाँ से भगा देती है और शायद वो डीमन मारा गया होगा। इसके बाद वही फैमिली वाला इमोशनल सीन आता है जिसके बाद सब एक दूसरे को हाई हेलो बोल के निकलते हैं और अपनी अपनी बॉडीज में जाने के लिए उन्हीं रेड डोर से होते हुए निकलते हैं। लेकिन एलिस से गलती से गलत डोर खुल गया था जिसकी दूसरी तरफ हम डॉल्टन को देख पाते हैं और ये इंसिडियस के चैप्टर 1 का सीन था जिसमें हमें चैप्टर 1 में तो दिखाया नहीं गया था लेकिन चैप्टर 4 में हमें दिखा दिया गया कि उस टाइम पे डॉल्टन ने एलिस को ही देखा था। अब सबसे बढ़िया स्क्रिप्टिंग के लिए ली वैनल को तो ऑस्कर देना चाहिए। खैर अब एलिस वापस जाते जाते उस रेड डोर को खुला छोड़ के चले जाती है जिसकी वजह से लैम्बर्ट फैमिली के तो लगने वाले हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्बर्ट फैमिली वाला केस होता ही नहीं अगर एलिस इस रेड डोर को खुला नहीं छोड़ती। अब इसके बाद सब अपनी अपनी बॉडीज में वापस आ जाते हैं और मेलिसा क्रिश्चियन को बताती है कि एलिस ने उसको बचा लिया। वो सब हॉस्पिटल में जाते हैं और क्रिश्चियन और एलिस भी एक दूसरे के गले मिलते हैं और इधर स्पेक्स और टकर की भी बात बन चुकी थी और सब कुछ यहीं पे ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एलिस को सपने आ रहे थे जिसमें वो डॉल्टन को देख पा रही थी और इंसिडियस के चैप्टर 1 में जो हमने खिड़की देखी थी उस खिड़की से रेड फेस डीमन आ चुका था क्योंकि एलिस ने उस रेड डोर को खुला छोड़ दिया था। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये डीमन की फेस डीमन से अलग है और उस रेड डोर की दूसरी तरफ जो अलग दुनिया है उसमें ऐसे कई डीमंस मौजूद हैं और रेड फेस डीमन भी उन्हीं में से एक है जो कि उस रेड डोर के खुला होने की वजह से यहाँ पे आ चुका है क्योंकि उसने डॉल्टन की खाली बॉडी को सूंघ लिया है। इस सपने की वजह से एलिस की आँख खोलती है और तभी उसको लॉरिन का कॉल आता है और लॉरिन के कुछ बोलने से पहले ही वो डॉल्टन का नाम ले लेती है। जैसे हैरान होकर लॉरिन एलिस से पूछती है कि उसको डॉल्टन का नाम कैसे पता और एलिस बोलती है कि यही तो उसका काम है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंसिडियस चैप्टर 4 की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश की है बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी वीडियो के साथ इंसिडियस सीरीज भी खत्म होती है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में कमेंट करके बताना कि अगली सीरीज आप लोग कौन सी देखना चाहते हो और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।